प्रायोजक वेलस्पन वर्ल्ड। बाजार में इस वक्त थोड़ा सावधानी और कमजोरी का माहौल है, लेकिन दिवाली का त्यौहार है आपके सामने और हर दिवाली पर लोगों की उम्मीद होती है कि निवेश के कुछ ऐसे बेहतरीन मौके देखे जाएं जिससे कि आने वाली अगली दिवाली और कई दिवाली आपके लिए समृद्धि बनाने वाली हो। बिल्कुल इस कमज़ोर मूड माहौल में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाज़ार के एक बेहद खास मेहमान से। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमफी के चेयरमैन, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब, और जानेंगे उनसे दिवाली आई, जोश आई हमारी इस खास सीरीज में अगले एक साल के लिए और आने वाले वक्त के लिए बाज़ार पर क्या है उनका आउटलुक और साथ ही कहाँ देख रहे हैं वो निवेश के मौके। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नवनीत जी के साथ। नवनीत जी, पहले तो आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की पूरी टीम और इनफैक्ट में तो आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी टीम को भी, क्योंकि आप एमफी के चेयरमैन भी हैं और लगातार दूसरे टर्म बने हैं आप चेयरमैन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि दिवाली जितने भी हिंदुस्तान के सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छा समय फिर से लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल अनिल जी, आपको, पूरे जी परिवार को और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अगले वर्ष के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। अगर हम विश्व को देखें, बाजार मंदा है तो पिछले कुछ 15-20 दिनों से, लेकिन एक दूसरा तरीका है सोचने का कि दिवाली हाई क्यों होनी चाहिए भारत में। पूरे विश्व में देखें तो आप युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, कई जगहों पे राजनीतिक अस्थिरता है। आप चाहे जो पॉलिटिकल माहौल कई डेवलप कंट्रीज़ में देख लीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ में देख लिए, कहीं सामाजिक अस्थिरता है, कहीं आर्थिक स्थिति डामाडोल है। उन सबके मद्देनजर अगर हम भारत को देखें तो चाहे आज एक राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय भारत में हैं। बाजार ठीक है, बट अगर दिवाली से दिवाली तक देखें तो पिछले दिवाली से यहाँ दिवाली तक म्यूचुअल फंड्स में समवेयर बिटवीन 15 से 30% के रिटर्न से ज़्यादा ही रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स अगर पॉइंट टू पॉइंट देखें तो करीब 20% ऊपर है, मिड और स्मॉल कैप्स तो 30-40% ऊपर हैं, तो फंड्स के रिटर्न्स भी वैसे रहे हैं। थोड़े से करेक्शन हो गए, ऊपर ज़्यादा जाके थोड़ा सा वहाँ से आ गया, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, हेल्दी बनाता है बाजार को। वो शायद वो अगली दिवाली के लिए बेस तैयार कर रहा है कि अगली दिवाली पे हायर बेस पे तो थोड़ी लोअर बेस हर पे। दिवाली पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 25% बढ़े, राइट। अगर भारत के जिस हिसाब से जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी लें, जिसका मतलब है रियल जीडीपी भाई 6-7% की ग्रोथ है, उस पर आप 4% का इन्फ्लेशन जोड़ें, 11-12 कंपनियों के मुनाफे थोड़े ज़्यादा बढ़ें और हम अच्छे स्टॉक सेलेक्ट अगर करके उससे ज़्यादा दे पाएँ, अगर वो ज़्यादा रिटर्न एक साल आ गए तो कहीं तो कम होना है। आप पिछले 5 साल देखोगे अनिल जी, तो पिछले 5 साल में मेरे ख्याल में निफ्टी डबल हो गया करीब। मिड कैप इंडेक्स 3 गुना से ज़्यादा हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 4 गुना से ज़्यादा हो गया, 5 गुना हो गया करीब। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो एक उसे कहें कि वो लॉ ऑफ एवरेज कहीं कार्य करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा हल्का होना ज़रूरी भी है। कुछ जगह ऐसा लग भी रहा था कि थोड़ी एक्सेसेस हो गई है। सबसे पहले शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से बिकवाली का दबाव शुरू हुआ, एफआईज। पहली बार ऐसा देखा, नो डाउट मैं आपको और आपकी इंडस्ट्री को क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरह से डटकर एफआईज का मुकाबला किया है, और आप तो अब एमफी के दूसरे टर्म के लिए भी चेयरमैन बन चुके हैं, उसके लिए भी आपको बधाई। सो म्यूचुअल फंड सही है और अभी तक बढ़िया सपोर्ट भी दिया, नहीं तो शायद कोई और वक्त होता 90-95 हज़ार करोड़ की। अरे तो बाजार पता नहीं कितना गिर जाता उस समय तो। राइट। और पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि जो रियल हीरो है बाजार में, जो रियल जिसको अगर क्रेडिट जानी चाहिए तो वो हमारे घरेलू निवेशक हैं, हमारे रिटेल निवेशक हैं, जिन्होंने जिस तरह से ये एसआईपी का मूवमेंट बनाया है। क्या 24,500 करोड़ हर महीने, जब अक्टूबर का फिगर आएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा हर महीने। 24,500 करोड़ हर महीने को अगर हम 12 से गुना करें अनिल जी, तो करीब $35 बिलियन होता है। $35 बिलियन साल में, अपने को 25-30 साल हो गए बाजार देखते हुए, मुझे कोई एक साल याद नहीं आता जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने उतना पैसा लगाया हो। उतना तो अभी हमारे घरेलू निवेशकों का आ रहा है, और वो छोटा टिकट साइज़ है। 10 करोड़ एसआईपी के अकाउंट क्रॉस हो गए। हमारी इंडस्ट्री में एक गर्व का विषय है, हमारे लिए क्यों ये जोश हाई है, क्योंकि 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स क्रॉस हो गए इस साल। एसआईपी के 10 करोड़ के अकाउंट क्रॉस हो गए, 24,500 करोड़ की एसआईपी हो गई, और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। तो
जो एक वॉलेटिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से आती थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। पर मैं हमेशा कहता रहा, लोग बोलते थे कि तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है क्या? भाई ज़रूरत तो है, बिल्कुल है। उनके पास 25% था बाजार का, अब करीब नीचे में 16-17% हो गया उनके पास बाजार का, बट फिर भी एक बड़ा अमाउंट है उनके पास। और इंक्रीमेंटल भारत की निवेश की ज़रूरतें तो इतनी हैं कि घरेलू भी चाहिए और बाहर का पैसा भी चाहिए। तो हमारे प्लेन दोनों इंजन पे उड़े तो ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़्यादा अच्छे से हम डेफिनेटली तो उम्मीद करते हैं कि एफआईज भी वापस जल्दी से लौटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनका भारत पर एक व्यू बड़ा खराब हो गया होगा, निराशात्मक हो गया या नेगेटिव हो गया। हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, बड़े से बड़े निवेशकों को मिलते हैं भारत के बाहर। उनका कहीं ना कहीं लग रहा था कि आपके वैल्यूएशंस रिलेटिव बेसिस पर महंगे हैं। अच्छा है, राजनीतिक स्थिरता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका जो प्राइस है और उसके सामने के फंडामेंटल्स में गैप बड़ा हो गया है। वो गैप जब भी कम होगा, और जब कम हो रहा है थोड़ा, तो ये प्राइस करेक्शन अच्छा सा हो गया है, और थोड़ा टाइम करेक्शन और हो जाए, अगर कुछ महीने बाजार अगर स्थिर हो गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं विश्व के जिन्होंने उतना पैसा नहीं लगाया भारत में जितना वो लगाना चाहेंगे। हाँ, शायद अगर यहाँ से बजट तक बाजार बहुत ना भागे तो फिर हम अपने आप वित्त वर्ष 2026 की बिल्कुल अगले साल की अर्निंग्स की बात करेंगे और तब ठीक लगने लगेगा, तब ठीक लगने लग जाएगा कि अब रीजनेबल हो गया, अब खरीदिए। बढ़िया। अच्छा, रीजनेबल वैल्यूएशन में भी दोनों तरह की चीज़ें हैं। हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, लार्ज कैप वगैरह तो ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा ज़्यादा महंगा वाला मामला है। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह की गिरावट आ रही है, नो डाउट हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादा छोटे शेयर वही होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप होते हैं, और वहाँ मार भी काफ़ी पड़ी है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो 50% टूट चुके हैं ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि वहाँ भी अब धीमे धीमे जो एक अनाप शनाप वाली तेज़ी वाला माहौल था वो अब सेटल हो गया और अब ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं? अभी एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं बाजार में अनिल जी की लोग बाग अगर अच्छे नतीजे आए हैं, अच्छी न्यूज़ आई है तो बाजार ऊपर है, अगर कोई बुरी खबर है या बुरे नतीजे हैं तो स्टॉक नीचे है या बाजार नीचे है या वो सेक्टर नीचे है। तो एक लोग दोनों में एक डिफ्रेंशिएट करने लग गए हैं। एक समय ऐसा हो गया था कि आपके रिजल्ट अच्छे हैं या खराब है, बाजार की न्यूज़ अच्छी है या खराब है, कुछ भी हो रहा है विश्व में, कुछ भी हो रहा है भारत में, बाजार को तो ऊपर ही जाना है, स्टॉक को तो ऊपर ही जाना है। वो अब कम हो गया। आईपीओज में भी ऐसा ही हो रहा था, कोई भी आईपीओ वो तो बहुत अच्छे से भर जाएगा। अभी आप देखिए लोग डिफ्रेंशिएट करने लग गए। कई जने मुझसे पूछते हैं कि अब क्या प्राइमरी मार्केट तो बिल्कुल ही बैठ जाएगा क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में मंदी आ गई। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे इशूज़ हैं, अच्छे राइट वैल्यूएशंस पे आ रही है, कुछ पैसा टेबल पर छोड़ रही है निवेशकों के लिए, उनके इश्यूज अच्छे करेंगे, और जो ऐसे नहीं है वो अच्छा नहीं करेंगे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, वो एक हेल्दी है बाजार के लिए, वो एक सैनिटी है। मतलब कहीं भी आप कुछ भी खरीदे पैसा नहीं बनेगा, अगर सोच समझ कर सही स्टॉक्स में लगाएंगे तभी पैसा बनेगा। कमाई की बात हुई, शायद ये पहला करेक्शन है कोविड के बाद का जो हमारी कंपनियों की कमाई कम होने के डर से हुआ है। हाँ। अब तक नहीं तो डर ही नहीं था कि ठीक है रशिया यूक्रेन लड़ रहे होंगे ना, थोड़े दिन में ठंडे हो जाएंगे, कोई कहीं कुछ और हो रहा है या अमेरिका में कुछ हो रहा है। सो ये फंडामेंटल रीजन से करेक्शन पहली बार आ रहा है हमारे बाजार में। इसकी कितनी चिंता करने की जरूरत है? कोई भी मेरे से पूछता है ना बाजार क्या लगता है, तो मैं सोचता हूँ मैं कैसे बताऊँ बाजार क्या लगता है। तो हम चार चीज़ें देखते हैं। एक मैक्रो सिचुएशन देखते हैं, कंपनियों के मुनाफे की क्या ट्रेजेक्ट्री है उसको देखते हैं, तीसरा लिक्विडिटी और सेंटिमेंट्स को देखते हैं, चौथा वैल्यूएशंस को देखते हैं। तो ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन भारत की हर दृष्टि से अच्छी है। थोड़ा बहुत अभी जैसे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, चाहे कार सेल्स में देखो, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो रूरल कंजम्पशन में वापस कुछ आशा की किरण जगी है ये क्वार्टर से, बट वो धीरे धीरे टाइम लगेगा। लेकिन अर्बन में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर एक्सटर्नल सिचुएशन देखें, फॉरेक्स रिजर्व्स देखें, ग्रोथ इन्फ्लेशन का डायनामिक्स देखें, सब कुछ देखें तो भारत की स्थिति बहुत अच्छी है आर्थिक तरीके से मैक्रो से। कंपनियों के मुनाफे में जो एक्सपेक्टेशंस थी, पिछले क्वार्टर भी थोड़े से कम आए, इस बार भी थोड़ा सा लग रहा है कि अर्निंग्स के डाउनग्रेड हो जाएंगे। तो जो एक चाहे निफ्टी देखें, BSE 500 देखें, कोई भी इंडेक्स देखें, तो वो थोड़ा सा बाजार के लिए अच्छा नहीं है। तीसरा लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट्स, तो पैसा तो आ रहा है, ठीक है, FPI की सेलिंग हो गई, बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी करेक्शन हो गया। वैल्यूएशन चौथी चीज़ है, वैल्यूएशंस अगर थोड़े से ठीक हो गए तो लिक्विडिटी सेंटिमेंट्स तो वापस ठीक हो जाएंगे। मेन चीज़ है कि अर्निंग्स की वापस ट्रेजेक्ट्री अगले साल की अच्छी होनी चाहिए। इस बार हमने काफ़ी सेक्टर्स में देखा है कि कंपनियों के मुनाफे ऐसे नहीं आए या रेवेन्यू ग्रोथ वैसी नहीं आई जैसी एक्सपेक्टेशन थी, जैसी उम्मीदें थी उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा नीचे आ गए।
ठीक बात है। तो थोड़ी कंपनियों की कमाई इस बार ठंडी होती हुई दिखी, लेकिन इसी के साथ वैल्यूएशन भी थोड़े ठीक हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया। अब बड़ा सवाल ये कि जब भी तेज़ी होगी भारत में, जब भी करेक्शन पूरा होगा, वापस चढ़ेंगे, तो बढ़ेंगे क्यों? बढ़ने के रीज़न क्या होंगे? किस वजह से बाजार चलेगा? यही बढ़ने का रीज़न है कि अगर आर्थिक स्थिति अगर हम देखें भारत की, कि जिस तरह से ग्रोथ अगले 10, 15, 20, 25 साल में जिस तरह से भारत की ग्रोथ रहेगी, सारे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ अनिल जी। कोई 1-2 क्वार्टर्स के नतीजे खराब आने से ऐसा नहीं है कि भारत की स्टोरी जो हम साल भर पहले बोल रहे थे वो बिगड़ गई है। सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि वो जो एक्सपेक्टेशन है और उसके सामने हम जो हिसाब से प्राइस दे रहे हैं उसमें गैप बढ़ता जा रहा है, और कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर वो गैप बहुत बड़ा हो गया। कोई लग रहा है अभी अगले 10 वर्षों में क्षेत्र अच्छा करेगा, लेकिन 1-2 साल में ही पूरा हमने प्राइस में उसको कवर कर लिया। तो वहाँ पर जहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है तो वो फॉल बहुत बड़ा हो रहा है। वो जैसे ही या तो प्राइस करेक्ट हो गया और दूसरी तरफ जब नतीजे थोड़े से ठीक होना चालू होंगे, हमने भारत में लंबे समय तक देखा है जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ आती है उससे थोड़ी सी बेटर या उसके बराबर कॉर्पोरेट के मुनाफे बढ़ जाते हैं। तो अभी जो एक थोड़ा सा एक डाउन टर्न हमने देखा है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय तक रहेगा, और मुझे लगता है सारे पॉलिसी मेकर्स भी उसको देख रहे होंगे। सरकार भी कदम लेगी, कॉर्पोरेट्स भी अपना कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करते हैं, और प्राइस जब ठीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाइंग आई जाती है। एक थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट पे भी पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा अमेरिका में इलेक्शन का समय है, दुनिया भर में अशांति बहुत है। भले मार्केट असर पे कम असर पड़ रहा हो, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है। तो कैसे देखें इसका? क्या अभी तक तो हम अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है हमारे लिए आगे चलकर? नो, पर मैंने इसीलिए शुरुआत में यही कहा, हमारी समस्याएं बहुत कम है। हमारे यहाँ फिर भी दिवाली, आप सोचो विश्व के कितने देशों में क्या स्थिति बनी हुई है। अभी चाइना का बाजार पिछले 1-1.5 महीने में चला है। साल की शुरुआत में भी अपन 1 फरवरी को जहाँ एक इवेंट पे मिले थे तो किसी ने पूछा था इस साल का एक ग्रे स्वॉन क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ इस साल क्या हो सकती है। तो मैंने कहा था कि शायद एक समय ऐसा आए जब चाइना बहुत जोर से बढ़े और वो इतनी शार्प रैली होगी कि किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, मौका भी नहीं मिलेगा, वो हमने देख लिया। बट अगर किसी को 10 साल के लिए पैसा लगाना है अनिल जी, विश्व का कोई भी निवेशक होगा तो वो पहले भारत को चुनेगा, चाहे चीन को नहीं चुनेगा। यहाँ की जो आर्थिक स्थिरता है, यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, यहाँ की जो कॉर्पोरेट्स का एक कैपिटल एफिशिएंसी, एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक मैनेजमेंट की क्वालिटी है, वो क्लास अपार्ट है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली और जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो अल्टीमेटली पैसा भारत में ही बड़ा आएगा। तो ऐसा कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर कहीं चेंज नहीं हो गई है। अब हम तो यही कहते रहते हैं म्यूचुअल फंड सही है और अपनी एसआईपी बनाए रखिए, और अगर बाजार नीचे जा रहा है और आपके पास अगर एक संभावना है तो उसको टॉप अप करिए, उसको बढ़ाइए। और ये दिख भी रहा है। हम जब देखते हैं अनिल जी, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जिस दिन बाजार में करेक्शन हुआ उस दिन हमारे परचेज ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। अच्छा। नंबर ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन जो आते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि जो एसआईपी भी कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत अमाउंट लमसम में उस दिन लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। चलो, अभी तक तो ये ठीक है और अच्छा रहे भी, क्योंकि लेकिन जो 2020 के बाद के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स में भी और फंड्स में भी पहला साइजेबल करेक्शन देखा है। स्पेशली स्टॉक्स में तो फंड वाले तो फिर भी थोड़े ज़्यादा मैच्योर, समझदार और आराम से समझ के चलते कि हाँ 2-3 साल रखेंगे, लेकिन स्टॉक्स में पैनिक हो जाता है भाव देखकर। क्या सलाह देंगे आप उनको? कई जो बाजार के दिग्गज लोग हैं जिनसे हमने सीखा 80s में और 90s में, तो हमेशा बोलते थे कि शुरू में जब बाजार में आते हो तो थोड़ी सी ट्यूशन फीस दे देनी चाहिए, बाद में नहीं तो ज़्यादा ख़राब है। तो शुरू में आपने थोड़ा बहुत करेक्शन देख लिया तो आप समझ गए बाजार को, आप इक्विटी मार्केट की नेचर को समझ गए कि इसमें हर दिन पैसा नहीं बनता है, हर महीने नहीं बनता है, हर क्वार्टर नहीं बनता है। ऐसे बनेगा तो मतलब पेड़ पूरा आसमान तक ही पहुंच जाएंगे। ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, ऐसा नहीं हो सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव होंगे, ये नेचर ऑफ द बीस्ट यही है, ये इसी तरह से बाजार होता है। तो अब ये बाजार जो है ना अनिल जी, ये थोड़ा एक नेचुरल अपनी टेंडेंसी दिखा रहा है। वो थोड़ी सी अननेचुरल हो गई थी कि कुछ भी बाजार में तेजी, कोई भी भाव पर कोई भी स्टॉक अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वो तो माहौल अलग ही था। वो माहौल थोड़ा सा अलग हो गया था, 9:30 बजे वो नेचर की तरह अनिल जी अपने आप करेक्ट होता है। तो अभी हमने करेक्शन देख लिया है। कुछ महीनों पहले तो यही हाल था कि सुबह 9:15 बजे लो, 3:30 बजे ऊपर मिलेगा, आज लोग कल ऊपर मिलेगा, इस हफ्ते लोग, और जबकि सेबी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग नुकसान कर रहे हैं, एफ&ओ में लोग नुकसान कर रहे हैं। अरे भाई एसआईपी करो हर महीने। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और वहीं से पैसा बना भी है, वही बना और वही बनेगा। बिल्कुल। आज भी हमारे फंड्स, कई फंड्स ऐसे हैं उनकी एनएवी 2-2 हज़ार रुपये। अब हमने तो
अभी तो हम ये 10% के करेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी मैंने कहीं आपके यहाँ हेडलाइन देखा, निफ्टी वो शायद मिड कैप इंडेक्स वो 10% गिर गया है। टॉप से अभी हम आप सोचो सन 2000 में 2001 से 3 का मंदी का बाजार, 2008 में कितना बड़ा करेक्शन हुआ, 16 में ये वो, उसके बाद भी 200 गुना एनएवीज हुई हैं 30 साल के अंदर। ये सब देखने के बाद हुई ये सब। बिल्कुल। कोविड का देख लिया बिल्कुल, आपने, जहाँ बिल्कुल, आधा रह गया बिल्कुल। मार्केट। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। आइए अब कुछ और एसेट्स पर बात करता हूँ। फिक्स इनकम डेट, क्या ये भी इस मार्केट में आकर्षक है पैसा लगाने के लिए आज से? तो ये साल अच्छा रहा है, क्योंकि जो 10 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है अनिल जी, उसमें करीब 40-50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इस साल कम हुई। अगर हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड देखेंगे तो करीब मेरे ख्याल में, अगर जहाँ तक मुझे याद है, 9-10% के रिटर्न रहे हैं, उसमें बड़े अच्छे रिटर्न रहे हैं। और अगले भी 1-2 साल में, 3 साल में लग रहा है कि यहाँ से ब्याज की दरें बढ़ेगी नहीं। आरबीआई ने अपना स्टांस न्यूट्रल कर दिया, हालांकि गवर्नर ने कहा है कि वो कोई जल्दी में नहीं है ब्याज की दरें काटने में। विश्व का माहौल देखेंगे, कमोडिटी प्राइसेस देखेंगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति देखेंगे, ग्रोथ की स्थिति देखेंगे, लेकिन यहाँ से ब्याज की दरें बढ़ नहीं सकती। अगला जो भी मूव आएगा वो कट का आना चाहिए। तो फिक्स इनकम भी एक अच्छी एसेट क्लास है। और ये जब करेक्शन आता है तब लोगों को लगता है कि सारा पैसा 100 का 100 रुपया वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा एक थाली की तरह हर चीज़ को मिक्स करके रखना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। अच्छा, हिंदुस्तान में एक बड़ी समस्या है हमारे लोगों के साथ, गोल्ड के भाव जब बढ़ते हैं, अभी तो लाइफ हाई पर है, तो हमें पता नहीं चलता खुश होना है कि दुखी होना है। कि जो पड़ा है गोल्ड उसके भाव बढ़ रहे हैं, तो भाव बढ़ गए, खुशी होने, लेकिन फिर भी मन में और लेना था रह गया, और लेना था रह गया। बिल्कुल। और कुछ ना कुछ तो लोग जैसे शादी ब्याह में खरीदते हैं, अपना धनतेरस पे खरीदते हैं। मैं तो यही कहूँगा धनतेरस में ETF में लगाइए, गोल्ड फंड के जरिए लगाइए, और थोड़ा सा एलोकेशन। गोल्ड का तो रिटर्न बड़ा अच्छा रहा अनिल जी, पॉइंट टू पॉइंट मेरे ख्याल में 30% साल भर दिवाली से। तो वो जोश हाई में गोल्ड ही है, हाई रहा है। नो, मतलब शेयर बाजार के रिटर्न भी पॉइंट टू पॉइंट अच्छे रहे हैं। हम ज़्यादा ऊपर गए और वहाँ से थोड़े गिरे हैं इंडेक्स लेवल पे। अब स्टॉक्स तो कुछ अब जब वो कोई स्टॉक्स 5-5 गुना कैसे हो गए, कई फंड मैनेजर्स को भी नहीं समझ रहा था। अब वहाँ से करेक्शन होने के बाद भी कभी डिस्कस करा था हमारे फंड मैनेजर्स, तो बोले वो, मैंने बोला इतना टूट गया है, 40% टूट गया। बोले नहीं सर, अभी भी सस्ता नहीं है, वो तो बढ़ा ही इतना था, इसलिए वो करेक्शन दिख रहा है। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आजकल एक चीज़ हो गई अनिल जी की, हर चीज़ का रिएक्शन बड़ा तुरंत हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो हो सकता है कई सारे स्टॉक जो हम नहीं ले पा रहे थे वैल्यूएशंस की वजह से, फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं थी, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं थी, वो अब धीरे धीरे हो सकता है कई स्टॉक्स लेने जैसे बन जाएंगे। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, एक हेजिंग के हिसाब से थोड़ा सा एलोकेशन रहना चाहिए, नया पैसा लगाने का। हाँ, विश्व में कभी कुछ हो गया, जैसे आपने पहले ही बोला, यूएस इलेक्शंस है, कई तरह की अस्थिरता का माहौल है, तो एक हेजिंग के हिसाब से रहना चाहिए। एक और एसेट क्लास रियल एस्टेट, चाहे वो आप सीधे रियल एस्टेट खरीदें, स्टॉक खरीदें, या फिर रीट्स वगैरह के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्या ये एक अच्छा निवेश हो सकता है? पर रियल एस्टेट क्या है अनिल जी, मतलब 3 चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और उसमें एक ऐसा मैक्रो व्यू ले लेना बहुत मुश्किल है। इनलिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, कोई निवेश करना और पैसा निकाल लेना। हमारे यहाँ तो आप आज डालिए, आपको लग रहा है नहीं, बाजार अच्छा नहीं लग रहा है, T+1 पे रिडेम्पशन हो जाता है अगले दिन NAV पे, आज के शाम के भावों के हिसाब से। चाहे इक्विटी हो, फिक्स इनकम फंड हो, अगर आपने मल्टी एसेट टाइप फंड ले लिया जिसमें इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड सब मिल गया आपको, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो एक लिक्विडिटी का बहुत बड़ा फायदा है फाइनेंशियल एसेट्स में। तो फिर जिसको एसेट एलोकेशन प्रॉपर, अब अपना रहने का घर लेना है, अपनी दुकान चलानी है, उसके लिए दुकान लेनी है, वेयर हाउस लेना, वो एक अलग चीज़ है। तो फिर जिसको अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डालना है, बेहतर ये कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में पैसा डालें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और, कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि कब लार्ज कैप्स लेने हैं, कब मिड कैप, स्मॉल कैप लेने हैं, तो क्या उनके लिए भी बेहतर ऑप्शन? HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, मल्टी कैप फंड ले लो, उसमें आपको वो ज़्यादा बढ़िया सारे मिल रहे हैं। बिल्कुल, ताकि आपको सब तरह के मिल जाते हैं। सो इन बिटवीन एक समय था जब हम कह रहे थे कि भाई लार्ज कैप में रिलेटिवली मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, मिड और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए हैं, आपने बड़ा करेक्शन देखा है। बट अभी तो थोड़े से समय अगर करेक्शन हो गया तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में आपको सब अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा सबका। अब यहाँ से भी अगर कुछ और ज़्यादा ख़राब होना हो तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, लोकल या ग्लोबल, क्या हो सकता है? सिर्फ बाजार बढ़ने के और ख़राब होने के कहाँ से कौन सा कारण आता है पता नहीं चलता है। फरवरी में अनिल जी आपके साथ स्टूडियो में बैठ के हमने एक दिन बोला कि आज ऑल टाइम हाई पे 12,000 की निफ्टी हो गई, तब नहीं पता चला था कि 25 दिन बाद तो हम 7700 इंडेक्स पे होंगे, बाजार में नीचे के सर्किट भी लग गए। और जब 7700 आया तब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये तो हम 3 गुना हो जाएंगे 3 साल के अंदर, राइट। वहाँ से हम तो 3 गुना 8,000 का वाला, अभी आज 24,000 पे निफ्टी है। तो कहाँ से कारण आ जाते हैं, बोलते हैं कि
एक नोन नोन होता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, बाजार में ये नतीजे हैं, या जो यूएस के इलेक्शन है। एक नोन अननोन है कि भाई अगले साल यूएस फेड कुछ करेगा नहीं करेगा, एक अननोन अननोन। अब कहाँ से कुछ आ जाएगा पता नहीं चलता है। हर तीसरे चौथे साल कोई तो अननोन अननोन आ जाता है। बट वो होने के बाद भी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने फरवरी 2020 में लगा दिया, आप जो करेक्शन की बात करें ना, क्या करें बाजार में इतना करेक्शन आ गया, नए निवेशक आए, उन्होंने तो देखा ही नहीं है माहौल। अभी सपोज आप फरवरी 2020 में बाजार में घुसे और 12,000 का निफ्टी था, आपने पीक पे पैसा लगा दिया, अगले महीने आपने देखा कि 25%, 30% बाजार गिर गया, लेकिन आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं करा, तो आपका तो पैसा वहाँ से भी डबल हुआ है। एग्जैक्टली, वहाँ से भी डबल हुआ है। और उसमें भी अगर आपने SIP करते रहे, अगर आप में वो नियमितता कहीं गई नहीं, तो बहुत अच्छा करा। मैदान छोड़ के ना भागें, बस यही है। बिल्कुल भी नहीं। अरे कहाँ जाएं गालिब, दिल्ली की गलियां छोड़कर, ऐसा जो ना, भारत छोड़ के कहाँ जाएंगे आप। ये अर्थव्यवस्था की मजबूती, यहाँ की 1.4 बिलियन पीपल, अगर फॉरेनर्स ने थोड़े समय और बेचा, मतलब इसको आप एरोगेंस मत कहिए और ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत कहिए। हम तो काफ़ी समय से आपको कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस की तकलीफ है, बट मैं तो यही कहूँगा, बाद में महीने 2 महीने बाद अगर ज़्यादा बेच दिया तो डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ 1 बिलियन पीपल। इस बार डिटर्मिन्ड है 150 करोड़ लोग अमृतकाल के लिए। सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन ज़्यादा थे, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति समझो या कंपनियों के मुनाफे समझो, वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे 6 महीने साल भर पहले उम्मीद थी, पर हम थोड़े से पीछे आ गए, पर वो हो जाएगा कवर। इसी दिवाली स्नेह मिलन समारोह में आपको कोई 2-4 FIs मिल जाए तो ये वाला शेयर जरूर आप पढ़ देना कि कहाँ जाएंगे दिल्ली की गलियाँ छोड़कर, यही आना है। बिल्कुल, और उम्मीद करें कि FIs भी बेचना बंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो बाजारों में बड़ी समस्या दो ही दिखती है, या तो FIs की सेलिंग या कमज़ोर नतीजे। धीरे धीरे शायद उन दोनों से बाहर निकलेंगे, उम्मीद करते हैं। फिर इस लिहाज से कि अगली दिवाली इस दिवाली से बेहतर होंगे मार्केट। कई दिवालियाँ बहुत अच्छी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नवनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको और HDFC परिवार को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आपकी माध्यम से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो बहुत बढ़िया काम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमारे निवेशकों के लिए कर रही है, वो इसी तरह से करती रहे, हिंदुस्तान की वेल्थ आप बनाते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत मनोज साहब MP चेयरमैन और साथ ही HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO, बताते हुए दिवाली पर अपनी खास ये राय, बाजार की आगे की दिशा और दशा आपके लिए। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।